बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पिछले वीलॉग में मैंने अडयाला जेल से कुछ खबरें दी थी और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को एक पैगाम भेजा है कि जितना जल्दी हो, जैसे भी मुमकिन हो, वो कोशिश करें और मुझे आकर मिलें। ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पैगाम बाहर नहीं पहुंच रहा और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अपनी बहनों पे भरोसा है और बहुत सारी जगहों से वो धोखा भी खा चुके हैं। बुशरा बीबी की सूरत हाल भी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया जनाब कि ये खबर आपको कैसे मिली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि सोर्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये खबर 100% ठीक है। और जो बुशरा बीबी की हालत मैंने आपको बताई है वो उससे भी बहुत बदतरीन है जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, इमरान खान साहब फिजिकली बहुत फिट हैं और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरह मजबूत रखा हुआ और वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने आप को आमादा किया है कि उन्हें लंबा अरसा भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने आप को जेल में खासा मजबूत रखा हुआ है, लेकिन उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और उसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान भी हैं। अब जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा या कोई ऐसी बात भी नहीं की। वो सिंपल एक बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक है या जो कैदियों को हुकूक मिलते हैं जेल में, वो हकूक सिर्फ हमें दे दिए जाएं और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस बात को जानते हैं कि वो इतनी जल्दी छूट कर बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को उसके लिए एक डील करनी पड़ेगी और किसी भी जिल्लत अमेज डील के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर के अंदर जो खौफ है वो आपको दिखाई दिया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया कि ताहयात मेरे पास इस्तिस्ना है और मेरे ऊपर कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब एक नई ऑफर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दी गई। फैसल वाडा ने ऑन द रिकॉर्ड भी आकर कह दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दें, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो डंडे मार मार के भी करवा सकती है। इससे पहले उन्होंने चीजें करवाई भी हैं और उन्हें अपने सामने कोई बहुत बड़ी मुजामत नजर भी नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा से जैसे माजी में उन्हें मुजामत का सामना करना पड़ा, इस वक्त उस तरह की अवामी मुजामत उनके सामने नहीं है। अवामी लेवल के ऊपर उनके सामने चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करती थी। या जो चांस था सुहेल अफरीदी के पास, वो अनफॉर्चुनेटली, सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली जो मौका उनके पास था उन्होंने उससे फायदा अभी तक तो नहीं उठाया। और अब वो उठा पाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों में काफी मायूसी फैली है। अलीमा खानम ने एक बयान दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। अलीमा खानम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज जेल हकूक की बहाली के लिए आवाज उठाने वाले इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल हमने किया। मुलाकात के दौरान वुज़रा ने दर्ज झेल पेशरफ से आगाह किया, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान साहब की फैमिली को बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कोई इजाफी या सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हदायत दी है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएं। अब ये तो आदाद शुमार बताएंगे इस दावे के बारे में। नंबर दो, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के लिए किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करने का फैसला किया है जब तक दर्ज झेल मुतालबात हमारे मंजूर नहीं हो जाते। यानी उन्होंने कहा जी 175 अरब रुपए अगर आपको चाहिए हमसे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा, तो फिर आपको हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। अब ये शराइत है, ये आप सुन लें। नंबर एक, खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला, यानी जो साबिक फाटा होता था अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उसके लिए माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराम किया जाए जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। यानी 175 अरब आप उन्हें देंगे, वो 300 अरब आपको देंगे। शाबाश। और वो कह रहे जी 300 अरब बनता है, ये फंड जमशुदा इजला की मुआशी तरक्की, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो इधर से मांगते हैं, उधर से मांगते हैं, वो हर एक के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जे इकट्ठे कर करके वो दिवालिया हो गए हैं। और अभी भी आप उन्हें कहते हैं कि वो 300 अरब आपको दें और आपसे 175 अरब सिर्फ ले लें। दूसरा, उन्होंने कहा इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज हकूक मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाएं और जब तक नहीं होते किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। फिर इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, माहिर डॉक्टरों की निगरानी में तिब्बी मुआयना हो और उनका तशखीस हो, फिर उनका इलाज हो।
फिर इमरान खान की गुज़िश्ता 8 माह से जारी गैर कानूनी तन्हाई और अमली तौर पे जो उनको एक कैद तन्हाई में डाला हुआ है उसका फौरी तौर पे खात्मा किया जाए। 6 अहले खाना, 6 वकला और 6 दोस्तों के साथ हर हफ्ते उनकी मुलाकात करवाई जाए। उनके बेटों के साथ हफ्तावार टेलीफोनिक राब्ते का हक फौरी तौर पे बहाल किया जाए। किताबों, अखबारात और दीगर मुताले के मवाद तक उनकी रसाई को यकीनी बनाया जाए। और ये कोई मुराद नहीं है, ये कानूनी और इंसानी हकूक हैं जो हर कैदी को मुयस्सर हैं, तो इमरान खान साहब को भी ये हकूक मिलने चाहिए। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीजें सामने रख दी हैं। अब बजट तो पास करवा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। बजट की मैं बात कर रहा था, इधर बजट का इजलास कौमी असेंबली में भी चल रहा है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने जमीन आसमान के कलाबे में ला दिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों में। शहबाज शरीफ साहब को ना, क्योंकि वो इक्तदार में बैठे हुए हैं, उनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि ये सारे जुमले और जितनी उन्होंने अपनी जबान से बूट पॉलिश की है अल्फाज की सूरत में, ये उनके ऊपर वापस बरसेगी और उनके खानदान की सियासत के ऊपर बरसेगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप पीटीवी का रिकॉर्ड खत्म कर देंगे तो आपको भुट्टो की तकरीरें गायब हो जाएंगी या कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये सारा कुछ यहां पे रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा। आपको इसका सामना करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब। ये जितने आपने गड़े खोद दिए ना अपने आने वाली नस्लों के लिए, जब जब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लोग आपको फौज के टाउट के तौर पे देखेंगे और लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौकिफ अपनाएंगे। ये तो अब हो चुका है, आप जो मर्जी कर लें। उधर उल्टे सीधे शेर भी पढ़ दिए शहबाज शरीफ साहब ने, टका के जूते पॉलिश किए। ये चीजें इनके सामने आएंगी, इनको आइडिया नहीं, और जो असल काम है करने वाला वो ये करते नहीं है। और जो काम इनके करने वाला नहीं है वहां पे ये आगे बढ़ बढ़ के चौधरी बनते हैं। अभी अमेरिका ने और ईरान ने दोनों ने इनको फारिग करवा दिया। ये चाहते स्विट्जरलैंड के जनाब हम बड़े चौधरी बनने जा रहे हैं, हम करेंगे जनाब मेजबानी। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो मेजबानी करने वाले? उन्होंने आपस में खुद ही मुआहदा करके इनको फारिग कर दिया, एक पेपर भेज दिया, इस पे साइन कर लेना। तो शहबाज शरीफ साहब उस पर साइन करके ना मुस्कुराती हुई तस्वीर लगा दी। और भाई उधर जंग हुई है, उधर बड़े बुरे हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, ईरान भी परेशान है, और ये बीच में भगड़े डाल रहे हैं कि जनाब हमने बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है, हमने जंगे अजीम रुकवा दी है। देखें, आपकी एफर्ट बड़ी अच्छी थी, आपने कोशिश बड़ी अच्छी की, लेकिन आपने पाकिस्तान में क्या किया? आपको अगर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेंगे तो इस बात पे नहीं करेंगे कि आप फलाने मुल्क के अंदर आपकी कितनी इज्जत है, या फलाने मुल्क के अंदर आपकी कितनी जायदाद है, या फलाना मुल्क आपकी कितनी बात सुनता। नहीं, पाकिस्तानी आपकी इस बात पे इज्जत करेंगे कि आप पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत करते हैं। वो आपकी इस बात पे इज्जत करेंगे या तारीफ करेंगे कि आपने पाकिस्तानियों के लिए क्या किया। टके का काम इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए नहीं किया। ये जो मुआहदा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, नादरीन, ये भी इस वक्त खतरे में है। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। इसराइल ने लबनान के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक कर दिया है, और वजह उसकी बनाई कि जनाब उनके 4 फौजी मारे गए इसराइल के। और इस अटैक के अंदर जो अब तक इतलात आ रही है हमारे पास अलग अलग मीडिया से, 35 खवातीन और बच्चों समेत 35 लोग वहां पे शहीद हुए लबनान में। लेकिन कौम की बात ना करें बीच में, आप कौम को ना लेकर आए बीच में। अगर कौम का आपको इतना फिक्र होता कि कौम की इज्जत बढ़ रही है इससे, तो कौम की इज्जत तो उसमें थी कि आप उनके मैंडेट का एहतराम कर लेते। जहां कौम के राय का एहतराम नहीं किया गया, जहां कौम का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया गया, वहां आप कैसे कह सकते हैं कि कौम की इज्जत के लिए? कौम की इज्जत के लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए आपने उनकी सहूलतकारी का काम किया, जिसको आप सालसी कह रहे हैं। सादी सी बात है। आप अमेरिका के मिशन के ऊपर थे कि जनाब हमने सालसी करनी है, और फायदा वैसे हुआ सबका। ये देखें, ये बात जो मानने वाली है वो मानने वाली है। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, चाहे इनकी नीयत यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप को राजी करना है ताकि इमरान खान का खतरा टला रहे, डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है ताकि पाकिस्तान के अंदर हम जितना भी जुल्म जबर और फसायत करें उसके ऊपर कोई बोल ना सके। तो डोनाल्ड ट्रंप को राजी करने की नीयत से इन्होंने जो काम किया ना, वो काम इन्होंने ठीक किया कि इन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच में सालिस का रोल प्ले किया। लेकिन याद रखिएगा, सालिस और भी बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन अमेरिकन को शुरू में पाकिस्तानियों की जरूरत थी फेस सेविंग के लिए, और ये इस्तेमाल भी हुए। उसके बाद जिस तरह इनको मक्खन में से बाल की तरह निकाला गया वो आपके सामने। लेकिन कंपनसेट हो जाएंगे आने वाले थोड़े दिनों में, आप देखेंगे ये कंपनसेट हो जाएंगे, इनसे वादा कर लिया गया। नादरीन, बार बार पाकिस्तान में कहा जाता है, ये वुज़रा कहते हैं कि हमने पासपोर्ट की बहुत इज्जत बढ़ा दी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की बहुत इज्जत हो गई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही इमिग्रेशन वाले खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर सैल्यूट मारते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि क्या आप पाकिस्तान से हैं? उसके बाद ठंडा मंगा लेते हैं, उसके बाद बैठ के बातें करते हैं, पूछते हैं जनाब आप इतने शानदार, इतने अजीम लोग आपने कैसे पैदा किए? बड़ी ऐसी बातें अजीबोगरीब। मैं यहाँ फिरता हूँ, मुझे तो कभी किसी ने नहीं ऐसे कहा। बल्कि ऐसा होता है बाद कि हमारा पासपोर्ट देख के लोग कहते हैं आप वो वाली लाइन में चले जाएं, तो हम वो वाली लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं। पासपोर्ट की इन्होंने कितनी इज्जत की है, जरा ये एक खबर, एक इंकशाफ है जो माजिद नज़ामी साहब ने किया है, जर्नलिस्ट हैं, वो एक इंकशाफ करते हैं
और जरा उनके इंकशाफ आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। 4 महीने पहले कलोरकोट भक्कर में, ये भक्कर का एक इलाका है कलोरकोट, वहां पे सीसीडी के रवायती मुकाबले में एक 7 साल की कम सन बच्ची फायरिंग से मारी गई थी। ये पहली बच्ची नहीं है हानिया, ये 9 साल की बच्ची मारी गई, 9 से 10 साल इसकी उम्र है। एक 7 साल की बच्ची पहले भी मारी गई है और भक्कर के अंदर मारी गई है, सीसीडी वालों की फायरिंग से मारी गई है। उस पर किसी सूबाई वजीर ने बात नहीं की, उस पर आईजी पंजाब का स्टेटमेंट नहीं आया, एडिशनल आईजी वगैरह ने उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सीसीडी के हेड आकर अपने आप को अकाउंटेबल उन्होंने नहीं बनाया, वहां ये फूलों के गुलदस्ते लेकर नहीं गए, वहां पोस्टमार्टम रिपोर्टें वगैरह नहीं आई, वहां ये पेंट कोट और टाई लगा के सफाइयां पेश करने नहीं गए, क्योंकि उस बच्ची का कसूर पता क्या था कि वो पाकिस्तानी थी, उसका पासपोर्ट पाकिस्तानी था, उसका आईडी, उसकी शनाख्त पाकिस्तानी थी। ये जो बच्ची आई थी ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आ गया ना साथ, तो साथ ही सूरत हाल बदल गई। ये है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्त रखने वाले की इज्जत। वो मुझे एक वाकया याद आया, मुझे बहुत दफा और दोस्तों ने भी सुनाया कि यहां जमान पार्क से बंदे पकड़े गए, पुलिस वाले उठा के ले गए, बाद में पुलिस वाले भागे भागे आए, उनमें से पूछा जनाब फलां साहब कौन है, उन्होंने कहा जी मैं हूं। उन्होंने कहा जी आपने बताया ही नहीं, आप तो ब्रिटिश नेशनल हैं। उन्होंने कहा जी हाँ मैं हूं। आए आए सर आप तो आए। उनको छुड़ा दिया, लेके चले गए। और ये होता रहा, ये बार बार होता रहा। जो भी गैर मुल्की आदमी चाहे जबरी तौर पे लापता भी हुआ, जिसके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, उसको बड़ी इज्जत मिली है पाकिस्तान में। वो एम्बेसी वाले पूछते हैं जी हमारा शहरी है, आप क्या कर रहे हैं उसके साथ, छोड़े उसको। फिर एजेंसियां फटाफट छोड़ती हैं। यहां पे सबको मुसीबत पड़ गई कि ये बच्ची, और मैं आपको बताऊं मेरा दिल रोया उस बच्ची के लिए, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यार उसका क्या कसूर था। उसको हर तरफ से गोलियां मारी हैं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप पढ़े, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। कोई एक जगह उसको गोली लगी नहीं, कई गोलियां उसको मार दी, नन्ना से जिसे बच्ची बेचारी मासूम। वो इसलिए तो नहीं यहाँ पे कोई आई थी कि वो यूं कत्ल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। देखें आप मामला कितना उठा। ये बच्ची के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं बनाया होगा बेचारी ने, पाकिस्तानी शनाख्त थी ना ये बच्ची की, 7 साल की बच्ची थी। माफ, खून माफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी? ऐसे तो नहीं होगी। नाज़रीन, इसहाक डार के बारे में एक इंकशाफ सामने आया। इसहाक डार साहब को एक तारीखी नौयत की चपेड़ पड़ी थी, और ये चपेड़ उनको पड़ी थी कनाडा में। और ये जनाब जो सज्जाद मुस्तफ़ा साहब है, सज्जाद मुस्तफ़ा बाजुआ, ये FIA के साबिक ऑफिसर हैं। इन्होंने इसके ऊपर इंकशाफ किया, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सज्जाद मुस्तफ़ा बाजुआ साहब ने बताई। ये साबिक FIA ऑफिसर है। वो कहते हैं जी कि इसहाक डार को कैनेडियन वजीर खजाना ने किस तरह शर्मिंदा किया। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त वाकया सुनाता हूँ। इसहाक डार कनाडा में एक वलीमे में शिरकत करने के लिए टोरंटो आए थे। टोरंटो कौंसलेट ने उनकी कैनेडियन सूबे ओंटारियो के वजीर खजाना से रेस्टोरेंट में एक मुलाकात का एहतमाम किया कि जनाब एक वजीर खजाना आपसे हम मिलवाएंगे, एक सूबे का, आपको रेस्टोरेंट के अंदर आपको बड़ा एक मुलाकात होगी। तो मेरे अलावा फॉरेन ऑफिस के 2 और सीनियर अफसर भी मुलाकात में मौजूद थे। हमें उम्मीद थी कि वो हमारे मुल्क के फायदे के लिए कोई बात करेंगे, लेकिन डार साहब ने अपनी काबिलियत की तारीफें शुरू कर दी, और फिर अपने और अपने बेटे के दुनिया भर में फैले कारोबार और दौलत के बारे में शेखियां मारने लगे, जैसे वो किसी पाकिस्तानी पर अपनी दौलत का रोब जमा रहे हों। जैसे पाकिस्तान में करते हैं ना, मेरा इधर भी कारोबार है, उधर भी कारोबार है, उधर भी कारोबार है, मैंने दुबई में भी बनाया हुआ है, मैंने लंदन में भी बनाया हुआ है, मैं यूरोप में ये कर रहा हूँ, फलानी जगह ये कारोबार कर रहा हूँ, मेरा बेटा जो है वो फलां फलां जगह कारोबार कर रहा है। डार साहब ने जनाब चुक के रखी गेम अपनी। जैसे पाकिस्तान में शोखियाँ मारते हैं, वो जो कैनेडियन एक सूबा है उसके वजीर खजाना के सामने भी ये शोखियाँ मार के अपनी दौलत का रोब जमा रहे थे। कैनेडियन वजीर जो है वो खामोशी से सारी बातचीत सुनता रहा। फिर उसने सिर्फ एक सवाल करके डार साहब के 14 तबक रोशन कर दिए। उसने पूछा कि आप वजीर खजाना पाकिस्तान के हैं, और आपका कारोबार और इन्वेस्टमेंट उस मुल्क से बाहर है जहां कि आप वजीर खजाना है। बस इतना सा सवाल किया उसने, और डार साहब की शर्मिंदगी फिर देखने के लायक थी। ये है जनाब इनकी टोटल औकात। ये दुनिया को कहते हैं पैसा लेकर आओ पाकिस्तान में। अभी डार साहब थोड़ा सा पहले जाके अमेरिका में लेक्चर झाड़ रहे थे पाकिस्तानियों पे कि अपना पैसा मुहिब वतन होने का सबूत दें, पाकिस्तान में लेकर आए। डार ये बताया ना कि उसका बेटा कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आया, नवाज शरीफ के बेटे कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आए, मरियम नवाज जो बेनिफिशियल ओनर है वो अपना कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आई। हमारा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान से बाहर।
इन्होंने सारा कुछ अपना पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इनको इक्तदार अच्छा लगता है। नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक एतराफ कर लिया और अच्छा हुआ उन्होंने टाइम से एतराफ कर दिया। हम बार बार ये खबरें देते हैं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह ने वही बात की। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया जो दरियाए चनाब पर 5 डैम बना रहा है, यह 100% नहीं 110% दुरुस्त इंफॉर्मेशन है। अब इसमें वो करेगा क्या? जब ये डैम मुकम्मल हो जाएंगे तो मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी, वो जब चाहेगा चनाब का टोटल पानी आखिरी कतरे तक रोक सकता है, और वो ये करेगा। जब हमें जरूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को जरूरत हुआ करेगी, वो पानी रोक लिया करेगा, और जब हमें जरूरत नहीं हुआ करेगी वो एकदम पानी छोड़ा करेगा, जिससे यहां पर सैलाब आ जाया करेगा। यानी हम एक ही साल में कभी कहत साली में हुआ करेंगे और कभी सैलाब की नजर हुआ करेंगे। ये राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है। तो जो DGISPR ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे, वो कब रोकेंगे? उन्होंने रोक लिया पानी। एक के बाद एक डैम आपके पानी के ऊपर, मेरे पानी के ऊपर, पाकिस्तानियों के पानी के ऊपर वो बना रहे हैं, और हम टैक्स दे रहे हैं अपने दिफा के लिए। हमारे पानी का दिफा ही नहीं हो पा रहा। भारत कब्जा करके बैठ गया हमारे पानी पे, वो हमारी प्रॉपर्टी है, और आलमी मुआहदों के मुताबिक वो हमारी प्रॉपर्टी है। और हमारे मिलिट्री के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। कब रोकेंगे? रोके ना उनका सांस, छुड़वाए ना अपना पानी। अब तो आपका फेडरल मिनिस्टर खुद ये एतराफ कर रहा है, आपके दूसरे वज़ीरा इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि वो पानी रोके। अब ये करेंगे पता क्या, मैं आपको बताता हूं। जब फसल का टाइम हुआ करेगा, भारत पानी रोका करेगा, तो तब ये धमकियां लगाना शुरू किया करेंगे। जैसे ही सैलाब का टाइम आएगा, भारत पानी छोड़ा करेगा, तो ये डींगे मारा करेंगे कि देखो हमने भारत को धमकी दी गई, उसने पानी छोड़ दिया, और फिर पानी आपके अंदर सैलाब आ जाएगा। तो एक ही साल में आप कहत साली में भी हुआ करेंगे, आप सैलाब में भी हुआ करेंगे। यानी पानी आएगा जरूर, लेकिन उस वक्त नहीं आएगा जब आपकी फसल को चाहिए, उस वक्त आएगा जब वहां पे इजाफी होगा और आपका सैलाब आ रहा होगा। तो ये पाकिस्तान की फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना। हमारे पानियों के ऊपर कब्जा हो रहा है और हम दुनिया की सालसी करवा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल के मीडिया में या इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए, और अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से बाहर निकलकर खुद अपने फैसले करने पड़ेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद भी शुरू हो गई है। एक स्टेटमेंट है, और ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया है इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती अतमार बिन गवेर ने। ये जरा स्टेटमेंट आप सुने कितना खौफनाक है। एक इसराइली मां के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना होगा, पूरे लबनान को जलना होगा। भी लड़ाई के अंदर जो है इतने सारे हिजबुल्लाह के लोग जांबहक हो गए, वहां पे इसराइली भी मारे गए। लड़ाई में तो ये चलता है फिर, लेकिन वो कहते हैं सिविलियंस को मार दो। अमरीकियों के पूरे एहतराम के साथ इसराइल को पूरी दुनिया पर यह वादे कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रायगा जाने के लिए नहीं है, पूरे लबनान को जलना होगा। हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ इसराइल के फ़ौजियों की हिफाजत करना है, और ये अहद बाकी तमाम तरजीहात पर मुकद्दम है। मैंने वज़ीर आज़म से अपनी निजी मुलाकातों में यह भी कहा कि एक इसराइली माँ के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना होगा। ये पिंग पोंग का खेल अब बहुत हो चुका। मशरिक़ वुस्ता में आप नपे तुले जवाबात और तहम्मुल मजाजी से नहीं जीतते। आपको बेकाबू और शदीद जारहाना होना पड़ता है नेस्तो नाबूद करने के लिए, दहशत को कुचलने के लिए। ये जनाब आप अल्फाज हैं एक मिनिस्टर के जो नेतन्याहू की कैबिनेट के हैं, तो आप अंदाजा कर लें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा यह किसी आम नस्ल कुश दीवाने का गुस्सा या बरबराहट नहीं है, ये इसराइली हुकूमत के वजीर दाखिला सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की एक अवामी पोस्ट है। तिल बैब में कायम यह नस्ल कुश गिरोह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है, ये तमाम इंसानों को खतरे में डालता है। इसकी वाहिद दिलचस्पी मुस्तकिल जंग है। ये जनाब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पंगे लेने से बाज नहीं आते। अब उन्होंने जो नया पंगा लिया है वो इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? उन्होंने कहा वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए इस कदर ख्वाहिशमंद थी कि उन्होंने मुझसे इल्तिजा की थी, मिन्नत की थी तस्वीर खिंचवाने के लिए। मैं तो ऐसा ना करता, तस्वीर ना खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। वो शायद इस बात पर खुश है कि मैंने उनसे बात की, मैं उनसे बात करने का कतई पाबंद नहीं था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा।
इटली की वजीर आजम के बाद किसी ना किसी पे चढ़ाई करके रखते हैं ट्रंप साहब। फिर उन्होंने कहा, जो इटली की वजीर आजम है उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी जवाब की हकदार होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सरासर मनगढ़ंत हैं। सच्ची बात यह है कि मैं हैरान और परेशान हूं। मैं नहीं जानती कि अमेरिका के सदर अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करते हैं। आखिरकार ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह का अज़म मगरिब के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों और उन रहनुमाओं के खिलाफ नहीं दिखाते जिनके लिए वो इसके बरक्स बहुत ज्यादा नरम और लचकदार रवैया रखते हैं। वो कहते हैं हमारे दुश्मनों से तो आप ऐसे रवैया नहीं रखते, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे साथ आप बदतमीजी करते हैं। लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते, इल्तिजा नहीं करते। ये जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। अब एक और जवाब भी आया इटली की जानिब से। वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सदर ट्रंप के संगीन और तौहीन आमेज अल्फाज से पूरे इटली की दिलादारी हुई है। और उसके बाद इटली के वजीर खारजा अंटोनियो ताजानी, उन्होंने ये ऐलान किया कि इस वजह से मैंने अमेरिका का अपना वो दौरा मनसूख करने का फैसला किया है जो अगले 21 और 22 जून को होना तय था। यानी अभी उन्होंने जो जाना था, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा रहा अमेरिका, मेरी वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कर दी है। यह है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पंगा। तो ट्रंप साहब पंगे लेते रहते हैं, उनकी खबरें निकलती रहती हैं और वो खबरों में रहना जानते भी हैं।